हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए जी, आज क्या लेके आया हो सर। आज हम पढ़ने वाले हैं केस स्टडी नंबर 13 जो आपको देख रहा है आपको स्क्रीन पे। केस स्टडी नंबर 13 को आज हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है जी। तो स्टार्ट करने से पहले जैसे हमारी प्रथा है उस पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अपनी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज पढ़ के देखने वाले हैं। वैसे भी देखो तो सर क्या ये मतलब इस पे कितने सारे हैं। जैसे केस 12 पे था कि सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 2, सिनेरियो नंबर 3 करके कुछ सिनेरियोस थे, उस पे ही क्वेश्चंस आए थे। क्या ये भी ऐसे ही है? हाँ, दिखने में तो ये ऐसे ही लग रहा है। आपके पास में 12 है, एक पारा, एक अलग केस स्टडी है, एक अलग क्वेश्चन आप समझ लो। एंड उसके हिसाब से मतलब यहाँ पे 7 है, 7 पारा है, इट मीन्स टू से 7 क्वेश्चन है। ठीक समझे आप। ओके जी। चलिए देखते हैं। विद रेफरेंस टू द इन्फॉर्मेशन गिवन इन पारा नंबर 4 द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर जोन फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25 वुड बी। तो क्या होंगी इस पे पारा नंबर 4 के हिसाब से मिस्टर जोन का टैक्स लायबिलिटी। तो ये हम कंप्यूट करेंगे एक बार पारा नंबर 4 पढ़ने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे इन्होंने बोला, ये आपके पास क्वेश्चन था डीटी से। ठीक है। नेक्स्ट इज आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला विद रेफरेंस टू द इन्फॉर्मेशन गिवन इन पारा 4, अगेन पारा 4 के बारे में इन्होंने पूछा। Income earned by the Mr. Juhun in India would be subject to TDS. Income constituting rupees 5 lakh for participation in matches in India, rupees 1 lakh for advertisement of a product on TV, and 10,000 from articles contributed in newspaper would be subject to TDS at the rate of। तो आपको रेट पूछा गया है, तो ये रेट क्या हो गया। एक्सक्लूडिंग एंड रुपीज 10,000 फॉर हॉर्स रेसिंग इन मुंबई would be subject to TDS at the rate of this। तो हॉर्स रेसिंग के लिए तो हमें पता है कैजुअल इनकम के लिए सेक्शन 194 बीबी हॉर्स रेसिंग के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। जहाँ पे आपके पास में बोला ये गया कि 10,000 से एक्सीड करेगा तभी जाके टीडीएस यहाँ पे कटने वाला है, और इस पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी बनती नहीं। यहाँ पे 10,000 ही है तो इट मीन टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी। तो 0% रेट यहीं पे है, तो इट वुड बी द आंसर ओवर हियर। येट हम क्या करेंगे, पारा नंबर 4 एक बार पढ़ेंगे उसके बाद आएंगे। लेट्स सी पारा नंबर 4 पढ़ ही लेते हैं, क्यों, क्या कहते हो आप। हाँ जी सर, आधा क्वेश्चन तो सब हो ही चुका है, पारा नंबर 4 पढ़ ही लेते हैं। पारा नंबर 4 पे इन्होंने बोला जोन के बारे में। तो जोन के बारे में पारा नंबर 4 पे सेकंड पारा पे गिवन है। He returned with one of his close friends, Mr. John. Mr. John, a foreign national a cricketer, came to India as a member of England cricket team in the year ended 2024. For 50 days, Mr. John received rupees 5 lakh. Mr. John received rupees 5 lakh for participation in matches in India. He also received 1 lakh, 1 lakh for advertisement of a product on TV. He contributed articles in newspaper for which he received 10,000, and when he stayed in India, he also won a prize of 10,000 from hosting। तो ठीक है, ये तो क्वेश्चंस पे भी हमें दिख ही रहा था। तो यहाँ पे हमें समझना क्या है कि दिस इज अ पर्सन, मिस्टर जोहन इज अ फॉरेन नेशनल, एंड फॉरेन नेशनल है इसके वजह से हम ये समझ रहे हैं कि ये नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट ऊपर से क्रिकेट टीम के लिए आए हुए हैं, तो स्पोर्ट्स के लिए आए हुए हैं। तो स्पोर्ट्स के लिए हमारे पास कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है, सेक्शन 194 जो कहता है 20% वुड बी रेट प्लस जो भी एजुकेशन सेस लगने वाला हुआ। तो हमारे पास जो आंसर नंबर ए था दैट इज रिगार्डिंग टू 20% एंड 0%, दैट वुड बी द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तो ऐसे ही कंप्लीट हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार इसका। क्वेश्चन नंबर 2 पे आंसर क्या है, 20% एंड 0%। रीजन भी आपके पास में क्या है, 115 बीबीए और 94 ई का रेफरेंस और 94 बीबी का रेफरेंस, वही डजंट एक्सीड 10,000 रुपीज। तो ये बेसिकली आपके पास में रीजन से रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बिना केस स्टडी पढ़े भी हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यही होता है प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते जाओ, फटाफट आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। व्हाट विल बी द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर प्रदीप फॉर प्रीवियस ईयर 2023-24। तो ठीक है, इसके लिए तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार केस स्टडी पढ़ के वापस आएंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस की डिटर्मिनेशन करने के लिए। Business combinations involving entities of the business under common control shall be accounted for using the pooling of interest method. The pooling of interest method is considered to involve the following। तो इसके लिए किस तरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखो क्योंकि इन्होंने पूछा है बिजनेस कॉम्बिनेशंस। इंडेक्स 103 पे भी आपको याद होगा, यहाँ पे अपेंडिक्स पे गिवन था पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड पे हम क्या करते हैं, मर्जर डीमर्जर की कहानी पे बेसिकली पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड हम ये अप्लाई करते हैं। तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड पे क्या कैसे करते हैं, हम डिटर्मिनेशन करते हैं। जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो क्या होता है, कैरिंग अमाउंट पे जाता है। कैरिंग अमाउंट पे आपके पास में जो है ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बुक्स ऑफ अकाउंट टू अदर बुक्स ऑफ अकाउंट, मर्जर हो या डीमर्जर की केसेस हो। पॉइंट नंबर 1 ये। पॉइंट नंबर 2 आपके पास में ये है कि जो हम भी आपके पास में यहाँ पे परचेज कंसिडरेशंस जनरली होते नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो सीएस ऑफ मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं उनको ही डायरेक्टली पैसे दे दिए जाते हैं। एंड यहाँ पे जो है आपका गुडविल नहीं आएगा, गुडविल आपके पास में नहीं आएगा। एंड इट विल बी ओनली कैपिटल, कैपिटल रिजर्व सिर्फ और सिर्फ आएगा। चलिए उस हिसाब से हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर क्या क्या होने चाहिए। द एसेट एंड द लायबिलिटीज पॉइंट नंबर 1 पे इन्होंने बोला है द एसेट एंड द लायबिलिटी कंबाइनिंग एंटिटीज एडजस्टेड टू ब्रिंग देम टू अ फेयर वैल्यूज। नहीं भैया, फेयर वैल्यूज पे तो लाते ही नहीं, हम कैरिंग अमाउंट पे लाते। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का ये मेन फंडा ही है कि कैरिंग अमाउंट पे हम लेके जाएंगे वो। ठीक है।
नेक्स्ट पे आते हैं, द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द कंबाइनिंग एंटिटीज आर रिफ्लेक्टेड एट द कैरिंग अमाउंट। चलो ये आंसर तो ठीक है। देखिए अब हमने पॉइंट नंबर 2 पे देख लिया कि आंसर, क्वेश्चन आंसर नंबर 2 ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पे हर एक क्वेश्चंस पढ़ के नहीं जाएंगे क्योंकि लंबा चौड़ा है, इतनी टाइम हमारे पास रहेंगी नहीं एग्जामिनेशन पे। हम इस पे लगाएंगे ऑप्ट आउट के मेथड। देखो अब क्योंकि हमारे पास पॉइंट नंबर 2 इज करेक्ट, तो आप देखो ऑप्शंस में क्या है, पॉइंट नंबर 2, इस पे पॉइंट नंबर 2 है नहीं है, तो इसको हम पहले ही कट्टी लगा देंगे क्योंकि दिस वांट बी द अप्रोप्रिएट आंसर। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे है, इट मींस टू से दिस मे बी द अप्रोप्रिएट आंसर। ये अभी रुक जाते हैं, अभी हम देखेंगे इसको कि बाकी पॉइंट्स पे कौन से पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट इज आपके पास में क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर सी पे। आप देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है ऑप्शन नंबर सी पे कि पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे भी है, तो इट मींस टू से हमें इसको भी देखने पड़ेंगे एक बार। देखिए यहाँ पे हमारे पास पॉइंट नंबर 2 नहीं है, तो अब जो हम क्या करेंगे, अब हमने हमारे पास ऑप्ट आउट हो गया, 50% ही आंसर बचा, 50% आंसर बचा, बाकी 50% तो हमारे पास में चले गए। तो अब जो है हमें क्या करना है, देखना है सी एंड द डी, सी एंड द डी में से कौन सा आंसर वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, एक स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसको छोटा करके थोड़ा सा। हाँ ओके, हाँ यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 2, तो डिफरेंस क्या है बी एंड सी के बीच में, ये देख लेते हैं। 2 एंड 2 सेम है, 3 एंड 3 भी सेम है, 4 एंड 4 भी सेम है, 6 यहाँ पे है एंड यहाँ पे 7 है। तो डिसीजन मेकिंग पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा है, पॉइंट नंबर 6 या पॉइंट नंबर 7। इन दो को ही पढ़ेंगे, दो को पढ़ के हम डिटरमिन कर लेंगे कि भाई एक्चुअली में कौन सी आंसर यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 पे क्या बोला, द डिफरेंस इफ एनी बिटवीन द अमाउंट रिकॉर्डेड एज ए कैपिटल इज सीव्ड प्लस एनी एडिशनल कंसीडरेशंस इन फॉर्म ऑफ कैश और अदर एसेट एंड द अमाउंट ऑफ द से कैपिटल। तो ये बेसिकली परचेज कंसीडरेशंस के लिए बोलता है। सर आपने तो ये बोला परचेज कंसीडरेशन होता नहीं यहाँ पे। इन जनरल देखो जो हम क्वेश्चंस बाकी पे सॉल्व करते हैं, नेट एसेट्स टू आपके पास मिनिट एसेट्स मेथड से जाते हैं जहाँ पे गुडविल हम कंप्यूट करते हैं, वहाँ पे परचेज कंसीडरेशन टेक्निकली गिवन होता है, बट यहाँ पे एक्चुअली जो अभी हम हमारे पास इस पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वहाँ पे भी आप समझ लीजिए अच्छे से और अच्छे से क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि परचेज कंसीडरेशन क्यों यहाँ पे नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे जो सीएस, यहाँ पे जो पैसे दिए जाते हैं ना, जो मेंबर्स से ही सीएस खरीद लिए जाते हैं। जैसे सपोज दो है, लैपटॉप एंड मोबीज है, मैं इसी यहाँ पे स्टडी नंबर पॉइंट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 उसी के एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ। लैपटॉप एंड द मोबीज है, तो मोबीज को इन्होंने डिमर्ज करके भेज दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि दिस वाज द टेक्नोलॉजी लिमिटेड जिसके पास लैपटॉप एंड मोबीज था, तो मोबीज को इन्होंने भेज दिया डिमर्ज कर दिया। तो मोबीज के लिए जितनी शेयर्स थे ना, तो वो बेसिकली यहाँ पे जो पेमेंट जाएंगी डायरेक्टली मेंबर्स को ही जाएगी, टेक्नोलॉजी लिमिटेड को नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से जो यहाँ पे बोला था कि परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं होते हैं, तो दैट इज ऑल ओवर, परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, शेयर कैपिटल इश्यूड प्लस एडिशनल कंसिडरेशंस इन द फॉर्म द कैश और अदर एसेट एंड द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफर शैल बी ट्रांसफर टू कैपिटल। देखो जो डिफरेंसेस बिटवीन बच रहे हैं वो कैपिटल रिजर्व पे ही ट्रांसफर किए जाएंगे, दैट्स इट, कैपिटल रिजर्व पे आपको ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब चलिए ये आंसर सही है, येट हम क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं 7 भी, पॉइंट नंबर 7 पढ़ लेते हैं। The difference, if any, between amount recorded is the capital issued plus any additional considerations in the form of the of cash or the asset and the amount of the share capital of the transfer shall be transferred to goodwill and goodwill जनरेटर पे तो ट्रांसफर करते नहीं हम, हमने देख लिया ये। तो पॉइंट नंबर 6 इज ओनली द करेक्ट आंसर, तो इसका मतलब है पॉइंट नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए आंसर चेक करते हैं। फोन नंबर में बी इज द करेक्ट आंसर, रीजन बी वही है, रीजन ये आप एक बार पढ़ लेना, पॉइंट नंबर इस पे ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया। तो देखिए हमने क्वेश्चंस अब तक जो है केस स्टडी को हमने हाथ भी नहीं लगाया, केस स्टडी हमने स्टार्ट भी नहीं किया पढ़ना, और केस स्टडी बिना पढ़े ही हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो दिस इज द टेक्निक, ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, जरूरत नहीं है पूरा पूरी केस स्टडी पढ़ते रहने की। हम फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने पेपर जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, हमारे पास टाइम वैसे भी ज्यादा रहता नहीं है पेपर सॉल्व करते समय। अब इन्होंने बोला विद रेफरेंस टू द इन्फॉर्मेशन गिवन इन पारा 6 x एंड y इक्वल्स टू व्हाट। चलिए पारा 6 इन्होंने रेफरेंस करके दिया हुआ है, तो ठीक है पारा 6 ही पढ़ना है, पारा 6 पढ़ के इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। देखिए जी पारा 6 पे इन्होंने बोला कि मिस्टर प्रदीप केम बैक टू हिज पेरेंटल हाउस इन पंजाब वेयर हिज पेरेंट्स वी स्टे विद प्रदीप्स यंगर ब्रदर मिस्टर गुलशन with the grace of God and blessing of parents. Mr. Gulshan is also well settled in India. Presently, Mr. Gulshan is the managing director, that is Technologies Limited. Being a director of the company, presently Technology Limited has 9 directors. अच्छा अभी भी उनके पास में कितने 9 directors हैं all together. Okay, desire to increase the number of the directors from 9 to 16. अच्छा 16 वो करना चाह रहे हैं. The company secretary informed the company board of directors that as per the provisions of the company act 13, every public company shall have X number of minimum and Y number of maximum director. But if the company wants to appoint more than a specified limit of Y, it can do so only after passing the special regulations. चलिए ये कौन से सेक्शन नंबर के बारे में बात कर रही है, सेक्शन नंबर ये कर रहे हैं बातें 149 के बारे में। ठीक है, सेक्शन 149 के बारे में बातें कर रहे हैं, जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स कितने 3 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने 14 है। फॉर मोर देन 15 हमें स्पेशल रेजुलेशन चाहिए होगा।
तो यहाँ पे x का मतलब क्या हो गया आपके पास में? x का मतलब हो गया आपके पास 3 एट द मिनिमम नंबर एंड y का मतलब हो गया, ओके, सारा x का मतलब 3 हो गया एंड y का मतलब हो गया 50। तो दिस शुड बी द आंसर 3 एंड द 15। सेक्शन 149 का रेफरेंस आप ले सकते हो इसके, ठीक है जी। ठीक है सर, आंसर देख लें। ओके, सो सी इज द आंसर भैया क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास सी इज द आंसर। चेक कर लेते हैं क्या। सेक्शन 149 के हिसाब से मिनिमम नंबर ऑफ भी है, मैक्सिमम 15 है, 15 से ऊपर चाहिए तो आपको स्पेशलाइजेशन पास करने होंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। मिस्टर प्रदीप प्रोवाइड्स द सोर्सेज ऑफ हिज वेरियस इनकम and seeks your opinion about his liability to income tax due in India in assessment 2024-25. Assuming that has exercised the options to shift out of the default tax regime, section 115 BAC। देखो यहाँ पे इन्होंने कितनी अच्छी खासी वर्डिंग यूज किया गया है, शिफ्ट आउट द डिफॉल्ट टैक्स regime। तो इसका मतलब क्या है कि जो न्यू टैक्स regime है दैट हैज बीन नाउ द डिफॉल्ट टैक्स regime, आपको ओल्ड टैक्स regime पे कन्वर्जन करने हैं तो आपको क्या करना होता है, ड्यू डेट से पहले ही आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, वहां पे आप आउट आउट। ठीक है, ये प्रैक्टिकल सिनेरियो, ये भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। Assuming that there are no other transactions, you are required to pass down entry in the books of the technology limited, prepare balance sheet of technology limited after the entries in है, prepare balance sheet of Multidisciplinary limited। चलिए जी, अच्छी बात है, एफआर का क्वेश्चन आ गया, मजा आ गया सर। ठीक है, तो ये पूरा पूरी केस स्टडी आप देख पा रहे हो, तो डीटी एंड एफआर से भरे पड़े हुए हैं। चलिए अब केस स्टडी की तरफ चलते हैं, केस स्टडी को पढ़ते हैं। As from last many years, it has been observed that people are returning back to their own country, India, as evidenced by economists all over the world. Is not only the world's largest democracy, but a country with untapped and unlimited economic potential. As there is rising trend of companies in sectors as pharmaceutical, manufacturing, automobiles, healthcare shifting more and more research and development work to India. This trend is leading many Indians to return from overseas to live private time. ठीक है भाई, ठीक है, ऑलराइट, गुड इनफ। बट हमें क्या चाहिए, हमें इस केस स्टडी के लिए तो रेलेवेंट है नहीं है। आगे बढ़ते पैरा नंबर 2 पे चलते हैं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रिवर्स ब्रेन ट्रेन्स। It is from the brain drain where human capital move in reverse from more developed country to a less developed country that is developing rapidly. People returning back to their home country as may accumulate savings on skills as well as knowledge which can be used in the home country. This becomes possible in India only due to the strategies and long-term planning implemented by the government to reverse the migrations. आप सेफली इसको काट सकते हो, कुछ नहीं है, सिर्फ बैकग्राउंड क्रिएट करने की, बैकग्राउंड क्रिएट किया जा रहा है, कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। पार्ट 3 पे चलते हैं। एनालाइज नॉलेज as well as experience can be applied in Indian context in numerous ways across all the sectors, where it may be managing MNCs, new business startups, domestic industries, by tracking analyze developing countries like India, always induce you to create an environment which will provide ample rewarding opportunities for those who have earned knowledge and skills from overseas। कार्ड देते हैं सेफली इसको, क्योंकि है नहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट टू द केस स्टडी। चलिए पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। Similarly, Mr. Pradeep had left India in 2007। He was living in यूके। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे बैकग्राउंड बना कि बंदे इंडिया छोड़ के क्यों जा रहे हैं, वापस इंडिया क्यों आ रहे हैं वापस से, तो इसके लिए बैकग्राउंड इन्होंने दिया कि भाई इंडिया इन्होंने छोड़ के गया था। मिस्टर प्रदीप ने 2007 पे इंडिया छोड़ के गए थे। अब वो यूके पे रह रहे थे सिंस देन एंड फाइनली मूव टू इंडिया। 12 जून 2023 पे वो मूव आउट कर दिए बैक टू इंडिया। Where he had spent substantial part of his life, Mr. Pradeep was unknown resident in 9 years preceding the previous to 2023-24. But he visited India on various occasions and stayed in India for a total period of amounting to 630 days during the last 10 years preceding previous year 2023-24. Mr. Pradeep wants to spend rest of his life in his home country. तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपके पास में डिटरमिन करने के लिए आर है या एन आर, एन ओ आर है या आर एन ओ आर है या फिर एन आर है, ये डिटरमिन करने के लिए ये पैरा हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास था वो हम देख लेंगे। पारा नंबर 4 का पॉइंट नंबर ये हमने पढ़ लिया, इसका क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। पारा नंबर 5 पे चलते हैं। After reaching India, Mr. Pradeep visited one of his close friends, Anuj, who is a chartered accountant। चलिए यहाँ पे आ गया हम लोग का काम अब। By profession and he discussed all details of the income for the financial year। भैया जी पहली बार गए हैं अपने क्लोज फ्रेंड के पास और क्या कर रहे हैं, अपना इनकम के बारे में ही पूछे जा रहे हैं, भाई क्या क्या है। तो ठीक है, हमारे प्रोफेशन ही ऐसा है, सारे बंदे आते हैं हमारे पास यही सब क्वेरीज एडवाइस लेने के लिए। चल लीजिए, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। Rental income from the flat situated in London, which was deposited in the bank. The flat was given on rent by him after his return to India since July 2023। ठीक है, ये एक बार हमें डिटरमिन हो जाए कि रेजिडेंट है ये बंदा या फिर नॉन रेजिडेंट है, या आर एनवार है या फिर एनवार, तो उसके बाद तो हम ये आंसर इजीली कर पाएंगे। डिविडेंड ऑन द शेयर्स ऑफ 3 common companies which are being collected in the bank account in London
He proposes to keep the dividend on shares in London with the permissions of RBI. ठीक है, RBI की परमिशन लेके उन्होंने डिविडेंड जो उनको मिला है शेयर्स पे वो लंदन पे रखना चाह रहे हैं। He got two sons, एक 12 साल का था एंड दूसरा मेजर सन है। जो ठीक है, एक माइनर है हमारे पास में, एक माइनर सन है, एक मेजर सन है। बोथ हिज सन्स आर स्टेइंग इन लंदन एंड नॉट रिटर्निंग टू इंडिया विद हिम। अच्छा, सन्स बेटा वहां पे है एंड ये यहाँ पे आ चुके हैं। Each of the son is having an income of rupees 75,000 in UK, not received in India, and rupees 20,000 in India. बताइए, मेजर सन है माइनर सन है, दोनों के लिए 75,000 रुपये वो कमा रहे हैं यूके पे एंड 20,000 रुपीज वो कमा रहे हैं इन इंडिया पे। तो माइनर की कहीं ना कहीं क्लॉबिंग हो जाती है, मेजर के लिए तो उसका ही हैंड पे टैक्सेबल होगा, वो प्रदीप के हैंड पे टैक्सेबल तो होगा। चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं स्पेसिफिकली क्या क्वेश्चन पूछा गया है। During the preceding counting year, when he was non-resident, जब वो अंदर non-resident था, he had sold 1,000 shares which was offered by him in British pound sterling, and the sale proceeds were repatriated. The profit in the term of British pound sterling on sale of this share was 175% of the cost, 837,500, while in terms of the Indian rupees it was 50,000. ठीक है, इसके पास में कुछ शेयर्स थे, जब वो नॉन रेजिडेंट था, इन्होंने कुछ शेयर्स खरीदे थे ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग पे, जो इन्होंने बेचा, उससे कुछ सेल प्रोसीजर जो इन्होंने रिपैट्रिएट किया था, तो उस पर क्या टैक्सेबिलिटी लगेगी, क्या टैक्सेबिलिटी नहीं लगेगी, वो इन्होंने पूछा है। चलिए विल बी कमिंग बैक टू दिस। पारा 7 पे चलते हैं। पारा 6 तो हमारा हो गया कंप्लीट। पारा 7 पे गिवन है टेक्नोलॉजी लिमिटेड के पास में दो डिवीजन है, लैपटॉप एंड मोबाइल्स। इसका मैं एग्जांपल भी आपको दे रहा था, वही है यहाँ पे ये क्वेश्चंस, इसी क्वेश्चन से मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। डिवीजन लैपटॉप हैज बीन मेकिंग कांस्टेंट प्रॉफिट व्हाइल डिवीजन मोबाइल हैज बीन इनफेरिबली सफरिंग लॉसेस। द कंपनी कॉल्ड अ मीटिंग फॉर द डिस्कशन ऑफ फाइनेंसेस ऑफ द कंपनी। द डिवीजन वाइज ड्रॉप एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट्स वाज, तो ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट आपके पास में गिवन है। उसके बाद इन्होंने बोला मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन टू सेल डिवीजन मोबाइल along with its assets and liabilities for rupees 50 crore। चलिए बैलेंस पढ़ के समझते हैं। एसेट ये सेल क्यों करना चाह रहे हैं मोबाइल्स। इनके पास में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पड़ा हुआ है 500 का, 100 मोबाइल्स पे है, टोटल 1500 है, डेप्रिसिएशन इतना लग रहा है इस पे, एंड नेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इनके पास में इतना अवेलेबल है। ठीक है, तो मोबाइल्स पे ज्यादा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज कम्पेयर टू द लैपटॉप्स। ठीक, करंट एसेट्स कितना है इन पे, करंट एसेट्स हैं 400, 1000 इधर है, करंट लायबिलिटी लेस करके यहाँ पे क्या हुआ है काम। अब देखते हैं आगे। तो इन्होंने फंड कहाँ से लेके आया है, लैपटॉप डिवीजन के लिए तो इक्विटी से फंड लेके आया है, एंड यहाँ पे मोबाइल डिवीजन के लिए उन्होंने बोरिंग किया हुआ है, बट मोबाइल डिवीजन इज गोइंग इन लॉस। ये 350 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है, 350 करोड़ प्रॉफिट कमा रहा है, करोड़ पे, हाँ ठीक है, 350 करोड़ प्रॉफिट कमा रहा है लैपटॉप डिवीजन से, बट इट इज सफरिंग लॉसेस मोबाइल डिवीजन। तो इसका ये लॉस जो है, ये प्रॉफिट कम हो जा रहा है ड्यू टू दिस लॉस। तो इस वजह से मे बी दिस माइट बी द रीजन कि इसको ये डीमर्ज करना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिमर्ज करने के रीजन हमने समझ लिया, डिमर्ज क्यों करना चाह रहा है ये बंदा, और डिमर्ज किस सिनारियो पे हो रही है। द मैनेजमेंट ऑफ ओपिनियन टू सेल डिवीजन मोबाइल अलोंग विद हिज एसेट लायबिलिटी फॉर 50 करोड़ टू वन न्यू कंपनी टू मूवीज लिमिटेड। अच्छा, इन्होंने मोबाइल लिमिटेड को भेज दिया, किसको, मूवीज लिमिटेड को इन्होंने भेजा मोबाइल, or who will allowed to grow equity shares at rupees 10 each at a premium of rupees 15% to the members of technology limited। देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी लिमिटेड के पास डायरेक्ट पैसा नहीं आ रहा है, टेक्नोलॉजी लिमिटेड के मेंबर्स के पास पैसा आ रहा है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये सिनेरियो इसी को पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कहते हैं। इन फुल सेटलमेंट द कंसिडरेशंस इन प्रोपोर्शंस टू द शेयरहोल्डिंग ऑफ द कंपनी। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ टेक्नोलॉजी लिमिटेड वाज होल्डिंग 52% शेयरहोल्डिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन से इसके वजह से पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, हम पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगाएंगे हम यहाँ पे डिमर्जर का केस। तो ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7 का सिनेरियो। क्या करें, क्वेश्चन नंबर 7 ही सॉल्व कर ले पहले, नहीं सर पहले हम आते हैं एक एक करके एमसीक्यू से ही सॉल्व करना है सर। चलिए एमसीक्यू पे क्या है, विद रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन पार्ट नंबर 4 एक्ट लायबिलिटी ऑफ मिस्टर जॉन फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 क्या होंगी, ये आते हैं हम लोग। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे जो पोर्शन आपके लिए रेलेवेंट है रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन, ये मैंने यहाँ पे आपके पास एक्सट्रैक्ट करके लिखा है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, जिस क्वेश्चन के हमने देखा था आगे, जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 एमसीक्यू नंबर 3 पे भी था आपके पास में कि क्या इस पे रेट लगेगा, नहीं एमसीक्यू नंबर 2 है, उसी पे एमसीक्यू नंबर 1 भी पूछा गया है आपके पास में कि मैथ्स पे उनके पास में 5 लाख का इनकम था, ही वाज नॉन रेजिडेंट ओवर देयर, नॉन रेजिडेंट उसका स्टेटस क्या है, नॉन रेजिडेंट है। मैचेस से इनकम 5 लाख की है, एडवर्टाइजमेंट से इनकम 1 लाख की है, न्यूज़पेपर से इनकम 10,000 की है, तो टोटल इनकम 6,10,000 है। इसके अलावा कैजुअल इनकम 10,000। कैजुअल इनकम पे हमारे पास टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने देख लिया था, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, 10,000 से कम है इस वजह से, एंड इस पे टीडीएस काटने की जरूरत पड़ जाती है, दैट इज एट द रेट ऑफ 494 ई के हिसाब से 20% इसका। ठीक है, वही क्वेश्चंस भी इन्होंने पूछा कि इनका इनकम कितना होगा। देखो टोटल इज 6,10,000 रुपीज टोटल इनकम, जिस पे 20% का रेट लगेगा, एंड कैजुअल इनकम भी तो हमें पता है 30% इसका रेट लगता है।
ठीक है, एंड दिस इज एज पर सेक्शन 115 बी भी है। वैसे पता है आपको नॉन रेजिडेंट की जो टीडीएस की रेट होती है इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस वही हो जाती है आपके पास में इनकम टैक्स। तो यहाँ पे टोटल कितना है 6,10,000 पे 20% आप कंप्यूट करोगे 1,22,000 आएगा एंड 10,000 पे 30% आपको 3,000। तो उस पे हम कंप्यूटेशंस करके लगाएंगे आपके पास में एजुकेशन सेस एंड आवर वैल्यू वैल्यू 1,30,000। दैट इज द नीड, दैट इज द आंसर ऑफ हियर। 1,30,000 ही आपके पास में आंसर होगी। तो आपके पास इनकम बस यहाँ पे है कि 5,6,10,000 जिस पे 20% लगाना है एंड ध्यान देने की बात है कि 10,000 कैजुअल इनकम 30%, जो आपको अच्छे से पता है 30% ही लगता है कैजुअल इनकम पे। तो दिस वुड बी द आंसर 1,30,000 आपके पास में यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए जी चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है। दैट इज 1,30,000 रुपीज। ठीक है, बी नंबर। रीजन आप देख लो यहाँ पे वही है 5,06,10,000 पे आपके पास में 20% पे एंड 30% रुपीज पे टैक्सेबल लगेगी। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, वेदर ही इज रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट की डिटरमिनेशंस कर लेते हैं। तो बस हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने देख लिया था एंड क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने देख लिया। तो राजस्थान क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ है। देखिए एमसीक्यू वहां भी कितने जल्दी कंप्लीट हो गया हमारे पास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम चलते हैं फिर से अपने नोट्स पे। उससे पहले समझते हैं, देखो रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट समझना कैसे। ये मैंने आपका जो आईसीआई का लास्ट मंथ रेफरेंस है वहां से मैंने पिक किया हुआ है। देखिए एक इंडिविजुअल है उन्होंने पहले तो हमें चेक करना है कि इस रेसिडेंट प्रीवियस ईयर में उनकी स्टे इन इंडिया कितना था। उनकी स्टे इन इंडिया कितना था पहले देखना है। यदि उनकी स्टे लेस देन 60 डेज है तो डायरेक्टली वो नॉन रेजिडेंट है। यदि ग्रेटर देन 60 डेज है तो इन दैट सिनेरियो हमें चेक करना पड़ेगा। सॉरी, या ग्रेटर देन 60 डेज है तो हमें चेक करना पड़ेगा आगे आगे क्या चेक करना है कि 182 डेज से क्या ज्यादा स्टे कर रहे हैं वो। यदि यस 182 डेज से ज्यादा स्टे कर रहे हैं तो वो रेजिडेंट है, नहीं तो इन दैट सिनेरियो हमें और भी मैटर्स चेक करने पड़ेंगे कि भाई वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर तो नहीं चले गए, यदि हाँ तो नॉन रेजिडेंट है। या फिर दूसरे भी चेक करो जो इंडियन सिटीजन है एंड पर्सन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो इन दैट सिनेरियो यस है, तो इन दैट सिनेरियो हमें देखना पड़ेगा क्या उसका इनकम अदर देन दिस इज ग्रेटर देन 59। इतना ये पोर्शन अभी हमारे लिए रिलेवेंट नहीं, हमारे पोर्शन जो रिलेवेंट है इधर का पोर्शन रिलेवेंट है वो हम दे वो ज्यादा है हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे देते हैं, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं यहाँ पे ज्यादा। ठीक है, तो पॉइंट इज जिसकी लास्ट ईयर पे 60 ईयर से यदि कम है तो हमें 60 ईयर से ज़्यादा है तो हमें देखना क्या 182 डेज से ज़्यादा है। हाँ, यदि 182 डेज से भी ज़्यादा है तो हमें वो तो रेजिडेंट हो ही गया। बट अभी भी दो चीज़ें चेक करने की जरूरत पड़ जाती है। एक ये, क्या वो नॉन रेजिडेंट था पिछले 9 सालों में आउट ऑफ 10 ईयर। यस नॉन रेजिडेंट था तो वो आर एन आर हो जाता है। नहीं, इनकेस नहीं तो क्या वो स्टे किया था इन इंडिया फॉर अ पीरियड ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू 730 डेज ड्यूरिंग दिस प्रीवियस 7 ईयर। यदि यस तो इन दैट सिनेरियो वो बंदा आर ही बनता है, यदि नहीं तो वो बंदा जो है आर बन जाता है। तो हमारे केस पे यहाँ पे देखो आप यहाँ पे देखोगे तो मिस्टर प्रदीप जो है 12 जून 2023 को वो बंदा जो है आपके पास में इंडिया वापस आया है। लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे चेक करते हैं मिस्टर प्रदीप 12 जून 2023 पे वो बंदा क्या हुआ इंडिया को वापस आया था। ओके, एंड वो पूरा ईयर इंडिया पे ही रहा था तो 31 मार्च 2024 तक वो यहीं पे रहा। तो 2023-24 के लिए हिज स्टे इन इंडिया वुड बी 294 डेज दैट इज ग्रेटर देन 182 डेज। आप इसको क्रॉस चेक कर लेना, अब इसको चेक कर लेना कंप्यूट कर लेना अपने एंड पे। ठीक है, हमने अभी टाइम सेविंग करने के लिए कैलकुलेशन क्वेश्चन सब पहले करके आए। ठीक है, 294 days would be the total amount of days that he has stayed in India। तो यहाँ पे क्या हुआ इसके हिसाब से तो रेजिडेंट है क्योंकि ग्रेटर देन 182 डेज है इसलिए रेजिडेंट है। तो अभी भी हमें ये दो चीजें चेक करने की जरूरत है। पिछले 9 सालों में वो नॉन रेजिडेंट ही था। अब देखो हमारे पास में जो पैराग्राफ है वहां पे ये मेंशन है कि ही वाज मिस्टर प्रदीप was a non-resident in 9 years preceding the previous, but he visited India various occasions and stayed in India for a period amounting to 630 days। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बंदा जो है पिछले नॉन रेजिडेंट है पिछले 9 साल में, ऑल्सो इन प्रीवियस 7 ईयर his stay in India is less than 730 days। तो इस वजह से वो बंदा क्या बन रहा है रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यहीं पे वापस से आके देख लेते समझ लेते एक बार। देखो ये बंदा नॉन रेजिडेंट है, यहाँ पे ये कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहा है हाँ जी, ये कंडीशंस भी सेटिस्फाई कर रहा है हाँ जी, ये कंडीशंस भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन दैट सिनेरियो एस एस एंड एस के लिए क्या बन गया आर। तो हिज स्टेटस फॉर द ईयर इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपके पास में आंसर कि हिज स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-24 is resident but not ordinary resident। that would be our answer। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सी भी चेक कर लेते हैं क्या आंसर गिवन है। ओके, दिस इज द सी, दैट इज द आंसर। चलिए अब एमसीक्यू ओपनिंग कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, दैट इज समहाउ रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 3।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे हमने देख लिया कि ये बंदा क्या है, रेजिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सॉरी रेजिडेंट RNR है ये बंदा, ठीक है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट वही है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो, RNR के केस में क्या होता है, जो भी इनकम जिसका सोर्स इन इंडिया है वो हम इसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, बट जो इनकम है जिसका सोर्स आउटसाइड ऑफ इंडिया दैट वोंट बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ दिस पर्सन। But in case that was the income was having source outside India but is connected with business or profession that is having control in India. So in that scenario, ultimately क्या होता है, देखो बिजनेस प्रोफेशंस के केस में कंट्रोल इन इंडिया मतलब वो रेजिडेंट हो जाता है, तो इस वजह से उसको भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है। तो RNR के केस में हमारे पास एक तो है जो जिसका सोर्स इन इंडिया है उसको हमें डायरेक्टली इंक्लूड करना है, उसके लिए कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट सोर्स यदि आउटसाइड इंडिया है तो हमें ये देखना है कि क्या वो ऐसे बिजनेस प्रोफेशंस की वजह से है जिसका कंट्रोल इंडिया पे है, तो वो इंक्लूड करेंगे करे जाएंगे और एल्स इंक्लूड नहीं करे जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे जो पूछा गया था उसकी अब देख लेते हैं आंसर क्या होगा। देखो, तो इंडिया रीच करने के बाद में इसके पास में ये क्वेश्चन थे, क्वेश्चन पे इन्होंने पूछा था, उसका मैंने एक्सट्रैक्ट यहाँ पे ले लिया। देखो, रेंटल इनकम फ्रॉम द फ्लैट, इनके पास में रेंटल इनकम फ्रॉम द फ्लैट इन लंदन, तो ये कहाँ पे, फ्लैट लंदन पे। अब देखते हैं पैसा सोर्स तो आउटसाइड इंडिया ही हो गया, पैसे आ कहाँ है, डिपॉजिट इन बैंक दिया, ऑफ कोर्स ठीक है, तो सोर्स भी आउटसाइड इंडिया है एंड डिपॉजिटरी भी ऊपर दिया है, तो इससे भी इंडिया ही नहीं हुआ, तो इस वजह से दिस इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, dividend on the shares of three German companies which are being collected in a bank account in London proposes to give the dividend shares with the permission of this। तो देखो, सोर्स भी आउटसाइड इंडिया है एंड रिसिप्ट भी आउटसाइड इंडिया ही हो रहा है, तो इस वजह से ये नॉट टैक्सेबल होगा क्योंकि सारा कुछ आउटसाइड इंडिया है। इसके पास में दो सॉन है जिसमें से एक मेजर है एक माइनर है, वो तो हमने देख लिया, तो हमें देखना माइनर के लिए, क्योंकि मेजर तो अब उसके ही हैंड्स पे टैक्सेबल हो जाएगा। हमें प्रदीप की अकाउंटेंसी यहाँ पे अकाउंटिंग करनी है, प्रदीप की टैक्सेबिलिटी की डिटर्मिनेशन करनी है, तो प्रोजेक्ट की टैक्सेबिलिटी की डिटर्मिनेशन करने के लिए हमारे पास देखना है मेजर, मेजर को नहीं माइनर। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे बोला कि 75,000 रुपए हैं जो कि नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, दैट इज अक्रूड इन आउटसाइड इंडिया एंड विच इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, तो ये यहाँ पे टैक्सेबल हो ही गए। अब 20,000 रुपीज वुड बी टैक्सेबल एंड माइनर के लिए ये क्लब हो जाएगा इन द हैंड ऑफ प्रदीप, प्रदीप के हैंड पे क्लब हो जाएगा। तो आपको याद होगा आपको याद होगा यहाँ पे प्रदीप को जो है मिल जाएगा 1500 की रिडक्शन, 1500 की डिडक्शन मिल जाएगा, 20,000 माइनस 1500 हम करेंगे तो 18,500 वुड बी द टोटल अमाउंट दैट वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ प्रदीप। ठीक है, मेजर है, मेजर के लिए तो इन द हैंड ऑफ मेजर ही वो टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पे बोला गया था ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग काउंटिंग हियर व्हेन ही वाज नॉन रेजिडेंट, जब वो बंदा नॉन रेजिडेंट था पिछले साल, तो इन्होंने क्या किया था, 1000 शेयर सेल किया हुआ था British pound sterling पे, sale proceeds were repatriated. The profit in terms of the British pound sterling on the sale of these 100 shares was 175%, while in terms of the Indian rupees it was 50,000। देखो, ये कब की बात है, प्रेसिडेंट की बात है, जब वो क्या था, बंदा नॉन रेजिडेंट था, तो ऑफ कोर्स दिस वाज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, ये रिसीव्ड इन इंडिया नहीं था, तो इस वजह से जो है ये टैक्सेबल नहीं होगा इन इंडिया में। ठीक है, और यहाँ पे वर्ड रिपैट्रिएटेड यूज किया गया, थोड़ा सा क्लियर क्लैरिटी नहीं है, मे बी रिपैट्रिएट इंडिया, इन्होंने ब्रिटिश पाउंड स्टेलिंग में खरीदा, तो इट मींस टू से ये ऑफ कोर्स इंडियन शेयर्स नहीं होंगे, इंडिया के बाहर के ही शेयर होंगे, तो इस वजह से जो है हम ये समझ लें कि ये मे बी इन्होंने ब्रिटिश पाउंड स्टेलिंग में भी इन्होंने कहीं और खरीदा होगा एंड वो इन्होंने पैसे रिपैट्रिएट किया होगा अपने प्लेस पे, तो दैट इज पोस्ट नॉट इन इंडिया, यही हम यहाँ पे जम्पशंस लेके चल रहे हैं, रिपैट्रिएट फ्रॉम इंडिया यहाँ पे लिखा होता है इन्होंने, तो एक क्लैरिटी मिल जाती है कि चलो भैया ये रिसीव किया हुआ इन इंडिया पे एंड देन ही वाज सेलिंग और ही वाज गेटिंग दिस रिपैट्रिएटेड आउटसाइड इंडिया, बट यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, बट हम assumptions वुड बी दिस की ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग पे ही इन्होंने शेयर्स सेल किया, परचेज किया हुआ था, तो इट मींस टू से इन्होंने वहीं पे सेल किया होगा। ठीक है, तो दैट इज द केस ओवर हियर, तो इन्होंने इस वजह से नॉन रेजिडेंट है, इस वजह से वो जो है टैक्सेबल नहीं होगा पिछले साल का इनकम इनके हैंड। तो ये बात हो गई, इसके पास में टोटल इनकम हम कंप्यूट करके लेके आ रहे हैं 18,500 रुपीज, जिस पे टैक्स लगेगा नील, तो इसकी टैक्सेबिलिटी जो प्रीवियस ईयर की बनती है दैट विल बी द नील ओवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आपके पास में आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। चलिए एफआर का क्वेश्चन है, मजा आ गया, एफआर का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो जोनल एंट्री क्या होगी, जोनल एंट्री क्या होगी, इस पे हम क्या एंट्री करते हैं, इन द बुक्स ऑफ, पहले तो बुक्स ऑफ टेक्नोलॉजी लिमिटेड पे देखते हैं। टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ क्या हुआ, टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ में उनका मोबाइल डिवीजन चला, तो उनके हैंड से एसेट्स चले गए, लायबिलिटीज उनके हाथ से चले गए, तो हमें कैसे रिकॉर्ड करना है, पहले बात यहाँ पे लायबिलिटीज ले लेंगे एंड यहाँ पे टू एसेट्स ले लेंगे। ठीक है, अब लायबिलिटीज इनके पास में क्या क्या है, मोबाइल डिवीजन के पास में एस लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज पे 800 है एंड
और ये 600 लाइबिलिटीज, तो टोटल लाइबिलिटीज इनके पास में 1400 का लाइबिलिटीज बन रहा है। ठीक है, ठीक है सर। एसेट पे क्या बन रहा है इनके पास में 200 का ये एसेट इनके पास अवेलेबल है। इसके अलावा करंट एसेट अवेलेबल है 1000 का। तो 1200 इज टोटल एसेट्स दैट इज अवेलेबल विद टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का मोबाइल्स पे। तो यहाँ पे डिफरेंस बन रहा है कैपिटल रिजर्व का। कैपिटल रिजर्व वुड बी द डिफरेंस, बैलेंसिंग फिगर हम कैपिटल रिजर्व पे लेके चलते हैं, गुडविल पे नहीं जाता, आपको ये बताया। जैसे भी यहाँ पे कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ये हो गया टेक्नोलॉजी लिमिटेड के हैंड्स पे क्या एंट्री बनेगी। अब जो मोबीज लिमिटेड, जो नया लिमिटेड बना है मोबीज लिमिटेड, उसके हैंड पे क्या टैक्स बना है। यहाँ पे पीसी नहीं आता, 25% नहीं आता, इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ रीजन क्यों नहीं आता है बोल के। अब मोबीज लिमिटेड के हैंड में क्या हुआ, एसेट इनके पास में आया है, लाइबिलिटी इनके पास में आया है। तो ये लाइबिलिटी को भी रिकॉग्नाइज करेगी, एसेट को भी रिकॉग्नाइज करेगी। एसेट कितना है 1200 है, 1400 क्योंकि कैरिंग अमाउंट पे रिकॉग्नाइज होता है, तो इसमें से कैरिंग अमाउंट पे हम लेके चल रहे हैं 1400। इसके अलावा इक्विटी से कैपिटल भी इन्होंने इश्यू किया हुआ है, तो उसको भी ये रिकॉग्नाइज करेगी। इक्विटी से कैपिटल कितना है इन्होंने बोला है 50 करोड़, बट ध्यान रखना 2 करोड़ इक्विटी से कैपिटल है, फेस वैल्यू 10 है। तो 2 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 10 इज फेस वैल्यू 10 पे, तो दिस इज 20 करोड़। अब यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी आएगी, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 15, 15 के रेट पे, तो दिस इज 30। तो हमारे पास में यहाँ पे बचा कि 1415, ये हो गया 13, 15 के रेट पे है ना, 2 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 15 इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये बच रहा है हमारे पास 1450, यहाँ पे कितना है 1200। तो कैपिटल रिजर्व वुड बी ओवर हियर द डिफरेंस वैल्यू दैट इज 250। ठीक है, तो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर दैट वुड बी द कैपिटल रिजर्व। ये हमारे पास में एंट्री बनेगी मूवीज लिमिटेड के बुक्स पे, ये बनेगी टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बुक्स पे। अब देखो बैलेंस शीट कैसे बनानी है इसकी। बैलेंस शीट बनाने के लिए हम यहीं पे बना लेते हैं छोटे से, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। लेट मी टेक अनदर पेज। चलिए, ये आपके पास में एंट्रीज हो गई, ये एंट्रीज हो गई आपके पास, लाइबिलिटी चला गया एंड एसेट्स के पास में आ गया। ठीक है, अब जरा टेक्नोलॉजी लिमिटेड की एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के लिए बैलेंस शीट क्या बनेगा, टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ठीक है, बैलेंस शीट पे बैलेंस शीट पे आपके पास में क्या बनेगा टेक्नोलॉजी लिमिटेड का। चलिए जी, बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में टेक्नोलॉजी लिमिटेड का क्या बैलेंस शीट होगा। देखो पहले नॉन करेंट एसेट्स आएंगे, नॉन करेंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है इनके पास में, फिर करंट एसेट्स पे आपके पास में, फिर करंट एसेट्स का। तो टेक्नोलॉजी लिमिटेड के पास में क्या बच गया, देखते हैं टेक्नोलॉजी लिमिटेड के पास में क्या बच रहा है आपके पास। इनके पास बच रहा है नॉन करंट एसेट्स 850। ठीक है, लैपटॉप इनके पास बच जा रहा है, तो नॉन करंट एसेट्स 50 में बच रहा है, और आपके पास में करंट एसेट्स इनके पास में 400 का। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया 50 का, ये आ गया 400 का। टोटल एसेट्स बच रहे हैं इनके पास में 450। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पे इक्विटी इनके पास में था 50 का। ठीक है, लाइबिलिटीज पे करंट लाइबिलिटी इनके पास कोई बोरोइंग नहीं थी, एंड करंट लाइबिलिटी इनके पास में थे कितने के थे। ओके, करंट लाइबिलिटी इनके पास में था 50 का। इक्विटी आप देख लो यहाँ पे 50 का इक्विटी एंड करंट लाइबिलिटी ऑल्सो 50। ठीक है, उसके बाद में ये बार ओके, करंट लाइबिलिटी है 50। ठीक है, ठीक है सर। अब बच गया अदर इक्विटी। अदर इक्विटी में क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व 350 का इनका अदर इक्विटी टोटल में है, बट वो कम हो जा रहा है, 150 का बच जा रहा है आपके पास में ड्यू टू दैट। ठीक है, तो 150 एंड कैपिटल रिजर्व जो हमने अभी कंप्यूट किया था, इसका कैपिटल रिजर्व है 200, 250 प्लस 200 और भी 350, तो 350 का ये बच गया। तो दिस इज हैविंग टोटल 450। चलिए जी, बैलेंस शीट हमने मैच करवा दी। ये हो गया आपके पास टेक्नोलॉजी लिमिटेड के हैंड पे। अब आते हैं मूवीज लिमिटेड। मूवीज लिमिटेड जो नई कंपनी बनी है उसके लिए क्या बन रहा है, मूवीज लिमिटेड। मूवीज लिमिटेड के केस में नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स पे आपके पास में आ गया पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड करंट एसेट्स। नेक्स्ट इज करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स पे आपके पास में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कितना अमाउंट बच रहा है, कितना अमाउंट इनका है करंट एसेट्स पे, देख लेते हैं एक बार। सो 200 इज द नॉन करंट एसेट्स एंड 1000 इज द करंट एसेट्स। ठीक है, 200 आपके पास में आ गया नॉन करंट एसेट्स पे एंड 1000 आ गया इस पे। 200 1000, 300 200 का टोटल। इक्विटी एंड द अदर लायबिलिटीज पे इक्विटी कितना कहा रहा है इस पे, इक्विटी शेयर अभी जो इश्यू किया गया था 2 इंटू 10 20 करोड़ का इस पे जो अदर इक्विटी पे आ जाएगा, अदर इक्विटी पे
एसपीआर बन रहा है आपके पास में 30 करोड़ का, एंड कैपिटल रिजर्व का डेबिट बैलेंस आ रहा है, कैपिटल रिजर्व का डेबिट बैलेंस आ रहा है 250 का, ठीक है। एंड टोटल आपके पास में करंट लायबिलिटीज है, कुछ करंट लायबिलिटीज का बैलेंस भी था, करंट लायबिलिटीज का बैलेंस कितना था आपके पास में, तो करंट लायबिलिटीज का हमारे पास बैलेंस है 800 का। चलिए ओके, 800 यहाँ पे डालने के बाद में आई थिंक हमारा बैलेंस शीट मैच है। 800 टोटल कितना बच रहा है ये, 800 एंड आपके पास 220 प्लस 20, तो ये कितना बन जा रहा है, देखिए यहाँ पे लोन भी था, तो इसलिए बोलते जल्दी नहीं किया करते, नॉन करंट लायबिलिटी पे लो, तो लोन भी है 600, तो ये आ जा रहा है आपके पास 1200, तो ये ऐसे ये मैच हो गया आपके पास में टोटल, ये मूवीज लिमिटेड की बैलेंस शीट यहाँ पे प्रिपेयर होगी। सो दिस इज द सॉल्यूशन, केस स्टडी नंबर 13 आपके पास में यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है with respect to preface, ठीक है, ऑल सेट ऑल्सो, तो ये केस स्टडी आपको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था, जीटी एज वेल एज एफआर का क्वेश्चन ज्यादा इस पे गिवन थे, जीएसटी वगैरह क्वेश्चन इस पे ज्यादा नहीं गिवन था, ठीक है, एक लॉ का क्वेश्चन पे हमारे पास अवेलेबल था। सो दिस इज ऑल्सो वी हैव डन, स्टडी तक भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए जी, अब तक आपने सब्सक्राइब कर दिया हो इस चैनल को, आगे भी मिलेंगे हम नेक्स्ट केस स्टडी पे। अब हमारे पास बच रहा है और 5 केस स्टडीज है, तो इस 5 केस स्टडीज को भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, और आप बने रहिए इस चैनल पे, आपकी एग्जाम भी तो बहुत ही नियर आ चुकी है, तो प्रिपेयर करते रहिए, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल बी हैप्पी टू रिजॉल्व दिस। हाँ, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना, आपको ये पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है जी, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।